हेलो साथियों, नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं खजान राणा आप सभी का उत्तराखंड समाचार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे पूरे प्रदेश में वीडियो वीडियो की भर्ती को लेकर के आजकल किस प्रकार का एक माहौल चल रहा है। बहुत सारे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। किस प्रकार का एक माहौल चल रहा है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा में चयनित छात्रों का रिजल्ट जारी करके उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। तो आज इसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा है कि हमारे साथ रद्द किया जाना चाहिए। आवाज बाहर की आवाज बता दीजिएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज के विषय पर कुछ खास मेहमान जुड़े। मैं पहले थोड़ा सा मेहमानों का परिचय करना चाहूंगा। हमारे साथ में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और इस पूरे मामले को उठाने वाले ऐसे श्रीमान बॉबी पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत बॉबी पवार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे अजीब मेहमान हमारे साथ इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि कोचिंग संचालकों के एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मिस्टर नरेंद्र रावत जी। आप कोचिंग संचालक भी है, साथ साथ में उत्तराखंड कोचिंग संस्थान जो संगठन बना हुआ उसके आप कार्यकारिणी के मेंबर भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मिस्टर अशोक वर्मा जी, आप भी कोचिंग संचालक के साथ साथ विद्यार्थी भी, आप परीक्षार्थी है वीडियो परीक्षा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ में मिस्टर अजय नौटियाल जी, आप चयनित छात्र हैं। अंकुर कुमार जी, आप भी चयनित छात्र हैं। मनीषा चौपाल जी, आपका भी स्वागत है। आप भी चयनित छात्रों की खड़ी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वार्ता का पहला जो प्रश्न रहेगा, सबसे पहले प्रश्न बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष श्रीमान बॉबी पवार के पास पहले जाना चाहूंगा। आज की चर्चा में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की तैयारी चल रही है कि भैया हम इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। क्या प्रदेश का युवा वास्तव में आजाद कब होगा इस भ्रष्टाचार के जग से? जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की जग प्रदेश में चल रही है, क्या ऐसे माहौल में वास्तव में उत्तराखंड प्रदेश का युवा आजादी का अमृत महोत्सव ठीक से मना भी पाएगा कि नहीं? बहुत जवाब। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अबू जी आपका, और जितने भी पैनलिस्ट है सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगा और कहूंगा कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो तो मनाया जा रहा है, परंतु युवाओं की क्या हालत है इस पे कोई नजर नहीं डाल रहा है। बात यह है कि जितने भर्तियों में लगातार धांधलियां हो रही है, क्या ये पुनरावृत्ति होना किस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? ये पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ये पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, या यहाँ के मुखिया हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। अब बच्चों का तो देखिए क्या होगा, जो सिलेक्टेड हुआ है उनकी भी सही बात है कि उनको ज्वाइनिंग होनी चाहिए, वो ये मांग रख रहे हैं और रखनी भी चाहिए। और जो धांधली हुई है इस वजह से जो बाहर हुए हैं लोग, वो लोग भी अपने आप सही है, अपनी जगह वो भी सही है कि हम इनकी वजह से बाहर हुए हैं और ये धांधली कब तक चलेगी, तो उनकी भी अपनी जगह सही मांग है। अब देखिए हो क्या रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं ना, ये इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं बनाया उत्तराखंड में। बार बार ऐसी घटनाएं अगर हो रही है तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट गार्ड आप ले लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड में जब इतने बड़ी धांधली हुई थी तो उस दौरान क्या करा? जो चलता आ रहा है उत्तराखंड बनने से अब तक जो चलता आ रहा है कि एसआईटी गठित कर दो, एसटीएफ को दे दो, या राज्य स्तरीय जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको आप ये मामले दे दो, और उन एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट कभी नहीं आती है। सबसे बड़ी ये बात, ये आप आयोगों के जो जांच समितियां गठित हुई है या कई और मामलों में जो जांच समितियां गठित हुई है, आप देख लीजिए 2016 में बीडीओ में जो अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उस जांच का क्या हुआ? क्या इस्तीफे देने से कार्रवाई हो सकती है? इस्तीफे देके वो घर बैठ के आराम से क्या हुआ? और अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते और उनपे कोई ऐसा कड़ा नियम बनाते कि अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना करते हैं तो उनके खिलाफ ये कानून तय किया जाएगा, परंतु नहीं, और ऐसे ही बचते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में क्या हुआ। कुछ लोगों को ये सरकारी डॉक्यूमेंट है कि भाई इसमें 57 लोग नकल करते हुए पकड़े गए,
मतलब जो ब्लूटूथ से कर रहे थे, उसके बाद 47 लोगों की पहचान हो पाई है, ठीक है, आपने 14 सेंटरों पर अलग से पेपर करवा दिया, और उसके बाद उन 47 लोगों में से भी कई लोगों को ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये हमारी आयोग और हमारी सरकारें कि किस तरह से हमारे जो ये आका हैं, जो बने हुए माफिया हैं, इनके हौसले बुलंद करने की ओर अग्रसर है। सबसे बड़ी बात यह है। जी गुरु जी। मैं इसी बात को लेकर के अंकुर जी के पास पहले जाना चाहूंगा। अंकुर जी, चयनित छात्र इस परीक्षा में, और चयनित छात्रों का एक सीधा सा जो बात चल रही है कि भैया उन्हें नियुक्ति चाहिए, वो नियुक्ति के अलावा और बात मानने को तैयार नहीं। हालांकि वो इस बात के लिए बराबर कॉपरेट कर रहे हैं कि वो जांच के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो जांच के समर्थन में पूरी जांच कर रहती है, तत्पश्चात उनको नियुक्ति दी। मैं अंकुर साहब से जानना चाहूंगा, मैं कल परसों एक डिबेट में देख रहा था, चयनित छात्रों का एक सीधा आरोप है कुछ पत्रकारों पर जो पत्रकारिता करते हैं, आपका हम कहेंगे, और साथ साथ में मैं जानना चाहूंगा क्या ये मामला उन पत्रकारों की वजह से और बेरोजगार संगठन की वजह से इतना तुम पकड़ा है? क्या आपका सीधा आरोप, क्या आपकी सीधी जो जद्दोजहद है, जो जंग है, क्या वो पितृ पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों से है या बेरोजगार से? जी अंकुर साहब। अंकुर साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज आवाज। बड़े भाई बॉय कुमार को मैं नमस्कार करता हूं। ये हमारा परिवार है और हमसे नाराज है थोड़ा सा, बस बात ये है। आज मैं इनकी बात से इत्तला रखता हूं सर, बिल्कुल आज जो हम कहना चाह रहे हैं इतने दिनों से, भाई बॉय कुमार की बात से आज मैं इनकी कुछ बातों से इत्तला बिल्कुल रखता हूं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह। जहां भ्रष्टाचार से लड़ने की बात है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि एग्जाम में पुनरावृत्ति हो रही है, बिल्कुल सर। राज्य बनने के बाद से पटवारी, दारोगा, 2000 यूबीटीआर में आप लोगों ने देखा, 2016 आपने वीडियो का हाल देखा, 2018 में आपने कनिष्ठ सहायक देखा, 2019 में आपने जेई देखा, 2020 में आपने फॉरेस्ट गार्ड देखा, 2021 में आप वीडियो देख रहे हो। अगर लगातार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कोई ना कोई जिम्मेदार तो है जिसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए, इस बात पर भाई बॉय कुमार का पूर्ण समर्थन करता हूं सर। लेकिन क्या आपने उस पक्ष को देखा जो दिन रात मेहनत करके, जो दिन रात लातों की, आप तो खुद एक गुरु हैं सर, हमने आपसे पढ़ा है, आपसे मैं परिचित भी हूं सर, और मैं पंकज जोशी सर से भी बहुत परिचित हूं देहरादून के अंदर। कितनी मेहनत है हम लोगों की, आप लोग भी जानते हैं कि एक एग्जाम को निकालना, हर बार एक एग्जाम को निकालना आसान चीज नहीं है सर, ये बात आप भी मानेंगे। रातें लगती हैं, आप लोग भी समय लगता है, एग्जाम को निकालना, हर बार एक एग्जाम को निकालना आसान चीज नहीं है सर, ये बात इतना लंबा प्रोसेस होता है। 4 साल हमें लोग लग जाते हैं एग्जाम निकालने के लिए। इतना लंबा प्रोसेस की 4 साल, एक जैसी नहीं है। 4 साल हमें लोग लग जाते हैं एग्जाम निकालने के लिए। मेरी आवाज में इको है सर थोड़ा सा, एक जैसी नहीं है। आपकी आवाज थोड़ी रिपीट करके आ रही है बार-बार। आवाज में इको थोड़ा सा, शायद किसी का माइक ऑन है वो ऑफ। हाँ अब सही आ रही है सर, आप ठीक आ रही है। मैं धांधली की वजह, अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूँ भाई वो भी पवार की धांधली की वजह से जो बाहर हुए हैं, हमने उनका अपोज कभी नहीं किया है। बात का जवाब देता हूँ भाई वो भी पवार की धांधली। माइक को पकड़ रहा था, माइक हेलो सर, आवाज साफ है अब? थोड़ा सा इको आ रहा है, आप थोड़ा चेक करें, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूँ। 2 मिनट आप थोड़ा चेक करें, आप थोड़ा चेक करें, आपके पास दोबारा लौट करके। सर आपकी आवाज में इको है, आपकी आवाज में इको है सर। अब ऐसा क्यों इको आ रहा है आवाज में? सर आपकी आवाज में इको है, आपकी आवाज में इको है सर। अब ऐसा क्यों इको आ रहा है आवाज में? अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ सर अब ठीक है। हेलो, देखिए एसटीएफ अपना काम कर रही है, एसटीएफ अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से देख रेख कर रही है। हम लोग भी लगातार, हमारे संज्ञान में भी कल मामले आए कि 3 चयनित लोग हैं, हम हमारे संपर्क में बहुत मेहनत से आए हैं। एसटीएफ उनकी भी जानकारी कर रही है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के संपर्क में आए हो जो कल्प्रिट है, तो एसटीएफ बोल रही है कि आपने तो इसको इस तारीख को फोन किया था, इस दिन में आप इस बंदे को कैसे जानते हो? तो एसटीएफ अपना काम कर रही है। हम तो शुरू से हर ज्ञापन में, हर मंत्री के यहाँ आयोग में एक ही बात रखते आए हैं कि जो फर्जी पकड़े जाएं, इस बार ऐसा उनका हाल हो कि एक नसीर बन जाए हमेशा के लिए। और जो मेरा भाई बहन 1 नंबर से, जैसे ही ऊपर वाले बंदे बाहर होंगे तो जो 1 आध नंबर से रुके हैं
वो ऊपर आएंगे, सीधी सीधी सी बात है, मेरिट में अपना स्थान वो पाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड का मामला है, अब आप देख लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड के मामले में क्या क्या हुआ है, वो भाई बॉबी पवार ने बताया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि किसी, अगर लगातार इस चीज में धांधली हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है सर, और इसमें मेहनती युवा कब तक पिसता रहेगा, और क्या भर्ती रद्द ही, मैं आज भाई बॉबी पवार से पूछता हूँ, क्या भाई जी कब तक भर्ती रद्द ही एक सोल्यूशन बना रहेगा? कब तक भर्तियां रद्द होती रहेंगी? कब तक हम आपके छोटे भाई बहन इसमें पिसते रहेंगे? सालों साल तैयारी करेंगे, कब पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर? कब अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे? कब क्या करेंगे? हमारा हिसाब कौन करेगा? हमें न्याय कौन देगा भाई? हमें इस बात को आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, आपने अच्छा उत्तर दिया। मैं इसी के साथ साथ एक दूसरे चयनित छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण असवाल साहब जुड़े हैं, आपके पास में कराना चाहूंगा। जैसे आप लोगों की मांग है सभी की कि भैया नियुक्ति होनी चाहिए चयनित छात्रों की। जितने छात्र एसटीएफ पकड़ती है उनको बाहर करके फिर से जो सीटें रिक्त होती है उस पर वेटिंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या यहाँ पर जो भी लोग इस बात को जानते होंगे, भाई प्रदेश में ये जो परीक्षाएं 3 पाली में कंडक्ट कराई गई, और 3 पाली में जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई है, तो आप जानते हैं कि भाई प्रत्येक पाली का स्तर बराबर रखने के लिए ये जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है इसको लागू किया गया है, जो कि बड़ा स्वाभाविक भी है। अब इसको आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक शिफ्ट का कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई औसत मार्क्स देखने के लिए इस पद्धति को लागू करते हैं। जहां तक मेरा ज्ञान है, आप औसत मार्क्स लागू करने के लिए इसको लागू करें इस पद्धति को। अगर माना एसटीएफ 200 लोगों को बाहर कर देती, आपको क्या लग रहा है कि सीधा 200 सीटें वैकेंट होने के बाद वो वेटिंग की जारी हो जाएगी? मुझे लगता है इसमें पुनः नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अगर पुनः नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको क्या लगता है, शायद ऐसा ना हो कि पूरा रिजल्ट में ही दोबारा का फेरबदल हो जाए, बहुत सारे चयनित छात्र बाहर हो जाए और बहुत सारे वो छात्र बाहर अंदर आ जाए जिनको आप अंदर लाना नहीं चाहते। प्रवीण इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। और मैं बहुत दिनों से जो है अपने बॉबी भाई से बात भी करना चाह रहा था, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार को उजागर किया, और भ्रष्टाचार को उजागर किया इसके लिए तो इनको बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन थोड़ा नाराज भी हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार हैं, हमें भी पूरा बोलने का हक है। ये अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, तो हमारा क्या बोलने का हक भी पूरा है। तो जो एक मुद्दा है हमारा, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, जो एक मुद्दा हमारा है कि थोड़ा सा प्रश्न से भटक रहा हूँ सर, थोड़ा बोलना जरूरी है, क्योंकि बॉबी सर को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था ना, बात नहीं हो पा रही थी। तो सर, ये जो दूसरा हमारा मुद्दा है, इन्होंने जो है जितनी भी मांगे रखी है, इनका जो पहले से स्टैंड था वो स्टैंड था कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जब भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है तो इस बीच लड़ाई में भ्रष्टाचार के अलावा एक दूसरा जो एक पक्ष आ रहा है कि इस एग्जाम को मैं निरस्त करवा के छोड़ूंगा। मैंने इनके कमेंट भी पढ़ा था, मैं इनको फॉलो भी करता हूं। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि मुझसे आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि मैं जो है एग्जाम को रद्द करके छोड़ूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि हम भी तो बेरोजगार हैं, हम भी तो आपसे जो है उसी आंख से देखते हैं जैसा कोई दूसरा पक्ष देख रहा है। तो हमें भी तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारा पक्ष रखो, हमारी बात सुनो, और जो है जो आपका स्टैंड रहा है भ्रष्टाचार को उजागर करना, उसको इतने अच्छे से आप जो है बिल्कुल आप पूरे प्रदेश में छा रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए ना, आप हमारे खिलाफ लड़ाई लड़के आपको क्या मिलेगा? सर एक मिनट, अभी जो है सिर्फ प्रश्न पे आए हूं, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जो आपने कहा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है 200 लोग होंगे, सर देखो, जब जो है यहां से काली भेड़ें जो है जब बाहर होगी, इसके फायदे गिनाता हूं सर मैं आपको। पहला फायदा, जो लोग यहाँ पे काली भेड़ें जो बाहर होगी, जो सिलेक्टेड हो रखी हैं, जब ये 200 लोग बाहर होंगे, सर आपको क्या लगता है कि इस 200 के बदले क्या काली भेड़ें वापस चयनित होगी? कि जो अपने भाई लोग जो है 0.25, 0.5 जो है 0.75, 1 नंबर से जो है जो सर रह गए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, सर आपको नहीं लगता कि उनका नाम नहीं आएगा यहाँ पे? तो किस प्रकार का जो है यहाँ पे जो लोग जो है चयन प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट में पीछे रह गए हैं, अगर ये 200 लोग जो कह रहे हैं, जो भी आंकड़ा आता है हमें पता नहीं है, अगर ये आंकड़ा जिस प्रकार से भी आता है, अगर इसमें कुछ लोग पाए जाते हैं, वो बाहर होना है, इसका हम भी समर्थन करेंगे। हमें किसी ऐसी भेड़ को अंदर नहीं लाना है, हमें अपने उत्तराखंड को गंदा नहीं बनाना है सर, हमें उत्तराखंड को आगे लेके जाना है। जो लोग पैसे देके जो है आज भर्ती हो रहे हैं, ये क्या उत्तराखंड के भविष्य को बनाएंगे? ये तो अपनी झोली भरेंगे, अपना जेब भरेंगे, अपना जो है अपना झोला पैसों से भरेंगे। तो इस बात का समर्थन हम भी नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं कि भविष्य में बॉबी पवार भाई भी जो है जब चयन हो जाएगा तो ऐसे लोगों को पकड़ने में बिल्कुल मदद करते रहें।
तो चयन प्रक्रिया में सर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जो लोग भाई लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं उन लोगों का चयन मुझे साफ दिख रहा है, वो लोग बिल्कुल जो है चयन प्रक्रिया में अंदर आएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, ये हमें सर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ऑल ओवर इंडिया में है। मैंने CGL 2019 दिया है सर, उसमें आपको बिलीव नहीं होगा 200 नंबर के एग्जाम में लोगों के 70, 80, 100 नंबर में नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं। और वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों तक जो है लंबित रहा, लेकिन लास्ट में फैसला आता है कि जो है आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ये एस्टेब्लिश प्रक्रिया है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, ये पूरे भारत में लागू है। तो आप जो है इसका जजमेंट भी हमारे पास में है। एक सर ये उत्तराखंड के बच्चों को थोड़ा मिसगाइड कर सकते हैं, पर जो केंद्र की तैयारियों पे लगा हुआ है उसको मिसगाइड करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने बैंक की तैयारी की है, हम लोगों ने CGL की तैयारी की है। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये था, मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये था कि अगर दोबारा से नॉर्मलाइजेशन होता है तो कोई ऐसा तो नहीं होगा जो छात्र बिल्कुल बॉर्डर पर अटका हुआ इस वक्त चयनित है, माना 200 दोषी छात्रों को पकड़ करके बाहर कर दिया गया। और देखो बहुत लोगों को क्या लग रहा है, जो चयनित छात्र है, बहुत चयनित छात्र ये समझ रहे हैं कि 200 लोग बाहर होंगे, 200 का वेटिंग लगेगा, 200 अंदर आएंगे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें पुनः रिजल्ट बनेगा, दोबारा से नॉर्मलाइजेशन होना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो छात्र अभी बॉर्डर पर है वो बाहर हो जाए। अभी तो कह रहा है कि निफ्टी दो और अचानक से बाहर जाए। मेरे कहने का मतलब रिजल्ट पूरा परिवर्तित हो जाएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर इसका जवाब भी देना चाहूंगा मैं। सर अब जो है ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे बाहर होंगे इस रिजल्ट से। चलो माना कि 50 लोग बाहर हो रहे हैं, 60 लोग बाहर हो रहे हैं, 100 लोग बाहर हो रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि किसी एक पारी का बाहर होगा? ये सभी पारियों के विभाजन में, मतलब किस किस पारियों से कौन कौन से बच्चे बाहर हो रहे हैं, और इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं सर। इससे बहुत जो है पॉइंट का फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एवरेज है, ये किसी एक बच्चे के होने से पूरी पाली पे फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में जो है सर। और वो क्या है कि आयोग का एक निर्णय रहेगा। देखो आप ऐसे तो सेटिस्फाई किसी को नहीं कर पाएंगे, कोई बाहर होगा तो वो भी फिर आंदोलन करेगा, उसका समर्थन होगा। तो जो भी एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर उसको करना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है। मैं इसी सवाल के साथ अशोक जी के पास पहले जाना चाहूंगा, प्लीज बाबू जी, क्योंकि आप भी SSC फील्ड से आते हैं, SSC की तैयारी आपने भी करी है और आप इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से बड़ी बात करें। अशोक जी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रिजल्ट में फेरबदल होगा? अशोक सर। धन्यवाद राणा सर, आपने मौका दिया बोलने का। सर अगर ये एग्जाम अगर कैंसिल ना हो और अगर इसका रिजल्ट देना हो तो सर पहले तो इसका जो रिजल्ट आया उसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद नया इसे नॉर्मलाइजेशन आपको प्रोसेस करना होगा। नए जो रिजल्ट आएगा, अगर किसी एक पाली में ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर किसी एक पाली में ज्यादा लोग पकड़े गए, यानी कि माना जाए कि ज्यादा लोगों के पास पेपर गया किसी एक पाली का, तब तो ये बहुत बड़ा फेरबदल करने वाला है। यहाँ तक कि 2 से 3 नंबर का भी फर्क पड़ सकता है इसमें, और जो चयनित छात्र है वो इससे बाहर हो सकते हैं और कई नए छात्र इसमें अंदर आ सकते हैं। परंतु अगर एवरेज मान लिया जाए कि हर एक पाली से बराबर संख्या में अगर बच्चे आते हैं, तब ज्यादा फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है सर। और अगर एक पाली से ज्यादा संख्या में बच्चे बाहर होते हैं तो ये बहुत बड़ा फर्क करने वाला है सर इस एग्जाम में। ये तो जांच का वैसे पता जांच के बाद लग जाएगा कि क्या होने वाला है। बहरहाल मैं आपके पास मनीषा सुपाल के पास इस बार जाना चाहूंगा। आप भी चयनित छात्रा है, मैं आपसे सीधा सवाल जाना चाहूंगा, ये जो पेपर लीक के मामले उत्तराखंड में बार बार आ रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेवार किसे मानती है आप? मनीषा सुपाल। सर जो पेपर लीक के मामले हम देख रहे हैं दिन ब दिन, मतलब बहुत कॉमन हो गया आजकल, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हर स्टेट की बात है, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना चाहता नहीं है, ठीक है, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन हो, कोई भी हो। मेन बात ये है कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, जो हम जैसे बच्चे हैं, जो फेयर कैंडिडेट्स हैं, वो पिस जाते हैं, ठीक है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो हम सब रिस्पॉन्सिबल है इसमें, ठीक है। हम सबका रोल कहीं ना कहीं है उसमें, भले ही हम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, हम एक ऑर्डिनरी सिटीजन है इंडिया के, लेकिन हम कहीं ना कहीं है रिस्पॉन्सिबल उन सब में। इसका मनीषा, इसका सीधा मतलब अगर आप सब लोग जिम्मेवार है तो मेरे ख्याल से हम सबको खुल करके बॉबी का समर्थन करना चाहिए। ये तो भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं। फिर सर बहुत लोग छात्र ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बॉबी साहब गलत कर रहे हैं, इनको बैठना चाहिए नीचे। हाँ तो सर हमने कभी कहा ही नहीं कि बॉबी सर गलत कर रहे हैं ना, हम तो
अगेंस्ट खड़े हैं करप्शन के। हम तो बस ये कह रहे हैं कि ये चीज गलत कर रहे हैं जो ये फेयर कैंडिडेट्स के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप करप्शन के अगेंस्ट लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप जांच करिए, आपको एसटीएफ पे भरोसा नहीं है, आप सीबीआई जांच करिए, लेकिन आप हमारी भी तो सुनिए ना। आप हमें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जी मैं इसी बात के साथ एक और हमारे पास अजय नौटियाल साहब चयनित छात्र भी है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा अजय नौटियाल साहब, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे आयोग के अध्यक्ष एक्स राजू साहब ने इस्तीफा दिया है और हवाला दिया है कि भाई वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस जो घोटाला, इतना बड़ा घोटाला जो सामने आया, तो क्या उनकी नैतिकता उसके बाद ही जाकर थी? उससे पहले इतनी सारी वारदातें उत्तराखंड में हुई, उनके कार्यकाल में इतने सारे एग्जाम लीक हुए, पेपर लीक हुए, लेकिन अभी तक उनकी नैतिकता जागी नहीं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या वास्तव में नैतिकता के बिहार पर उन्होंने आपका इस्तीफा दिया है? नौटियाल जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज दोस्तों, आप अनम्यूट करो पहले। आप मैं इसी सवाल के साथ रावत जी के पास जाना चाहूंगा। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है। रावत साहब, आप जरा इसके बारे में बताएंगे। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? जी क्लियर। हाँ सर। तो सर अभी अध्यक्ष साहब ने नैतिकता के आधार पे कहा, तो हमें ये चीज मान लेनी चाहिए कि कोई अगर ईमानदार आदमी है तो वो इस चीज को कर सकता है कि अगर उसके ऊपर कुछ ऐसा आ रहा है तो वो उस जांच से हटके नैतिकता के आधार पे जिससे उस जांच पे असर ना आए। परंतु सर एक चीज होती है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ जमा। बॉबी पवार भाई साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने वो एक तरीके से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे भी अध्यक्ष हैं। शुरुआती दौर में जब साइबर सेल की रिपोर्ट आनी थी तो सर ने वहां पे साइबर सेल की रिपोर्ट पे भी सवाल उठाए कि अगर ये रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं आती है तो वो दूसरी जगह जाएंगे। चलो उनके फेवर में आई ना आई, लेकिन उन्होंने उससे पहले, जब रिपोर्ट आने से पहले इस सवाल को उठा दिया। अभी इसके बाद कहा कि एसटीएफ को जांच दे दीजिए। एसटीएफ को जांच चली गई, परंतु अब ये हो रहा है कि इसको रद्द कर दीजिए। कहां तक रद्द करेंगे सर? कहां तक रद्द करेंगे? और इसका हिसाब कब तक लेंगे? कब कौन देगा इस चीज का हिसाब? सर अध्यक्ष तो आप सभी के हैं ना। अभी देखिए सर, एक छोटा सा पॉइंट उठाना है कि ये 13 अप्रैल 2022 की एक पोस्ट है पीसी पंत साहब की। उन्होंने ये कहा कि मैं भर्ती रद्द के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आते आते वो भर्ती रद्द के पक्ष में हो जाते हैं। तो सर बीच में ऐसा क्या हो रहा है? यही चीज बॉबी सर ने भी कही, पहले मैं भर्ती रद्द के पक्ष में नहीं हूँ। पहले उन्होंने ये बात कही थी कि घोटाला बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, लेकिन मैं भर्ती रद्द के पक्ष में नहीं हूँ, ईमानदारों को ज्वाइनिंग दी जाए। अभी भी बात वही है कि भर्ती घोटाला बहुत बड़े पक्ष में हो रहा है, लेकिन रद्द की जाए। इस बीच में ऐसा क्या हो गया सर कि एसटीएफ पर भी भरोसा नहीं रहा? नौटियाल जी, आप सुनिए, आपके सवाल कुछ और था, सीधे बॉबी से भिड़ पड़ रहे हैं। मैं इसी बात के साथ बॉबी के पास प्लीज फिर जाना चाहूंगा एक बार फिर बॉबी के पास। बॉबी साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं, छात्र परस्पर दो गुटों में बट गए। गुरुजी एक बार मुझे जवाब देने दीजिए इन लोगों का, मुझे एक बार जवाब देने दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, आज ये कह रहे हैं कि बॉबी पवार हमारा अध्यक्ष है, ये लड़ने भिड़ने के लिए तैयार थे आयोग में, कह रहे कि तुम्हें किसने अध्यक्ष बनाया, तुम कौन हो हम नहीं जानते, फलाना फलाना, जो सारी चीजें इनके हमारे पास रिकॉर्डेड है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पहले से तुम भर्ती के रद्द के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, हमको आज भी मान रहे कि हम नहीं थे, और हमने शुरू से ही ये कहा कि जांच के बाद ये फैसला लिया जाएगा, और जांच में भी तब तक जब तक पेपर लीक की पुष्टि नहीं हो जाती है। और आज अगर तीनों शिफ्टों की पेपर लीक की पुष्टि हो गई है तो उस आधार पर ही हमने कहा कि पेपर रद्द होना चाहिए। आप जिस दिन ये पुष्टि हुई उस दिन से पहले कि मेरे एक स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए, वो चाहे न्यूज़पेपर में दिखा दीजिए, मेरे फेसबुक अकाउंट पे दिखा दीजिए, या सोशल मीडिया पे अन्य टीवी चैनलों में दिखा दीजिए कि हमने रद्द बोला होगा। हमने रद्द उस दिन से बोला है जिस दिन से ये तीनों पालियों की परीक्षा जो आउट हुई है, ये कह रहे हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं पवार साहब अपनी जगह से, रावत साहब क्या कहना चाहूंगा। रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक अध्यापक है और आप छात्रों को साथ साथ में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष को बहुत बारीकी से देखते आ रहे हैं बहुत समय से। जैसे आप देख रहे हैं कि छात्र दो खुमों में बट गए, छात्र परस्पर शत्रु बन गए, तो क्या ये जो शत्रु बने आपस में छात्र, चाहिए छात्र आज बाहर गए, कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र इसके लिए जिम्मेवार बेरोजगार संगठन को मान रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छात्र परस्पर शत्रु बन बैठे, क्या वास्तव में इसके लिए जिम्मेवार बेरोजगार संगठन है? आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं रावत जी?
रावत साहब आप पहले अनम्यूट हो जाएंगे, आपका म्यूट है माइक जी। हाँ राणा जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपका ना प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ शायद इको हो रहा है आपकी ना स्टूडियो में। मैं ये कह रहा था, अभी आप देख रहे हैं कि छात्र जो ये चयनित छात्र है कहीं ना कहीं आपका बॉडी से खार खाए बैठे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि छात्र दो खेमों में बट रखे हैं, दो गुट में बटे हैं। एक तरफ चयनित छात्र खड़ा है, एक तरफ वो छात्र जो बाहर उठा है। मुझे लग रहा है आजकल इनके ना परस्पर शत्रुता जैसी हो रही है। क्या इनकी शत्रुता के लिए बेरोजगार संगठन जिम्मेदार है? रावत साहब आपकी बात जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले मेरे अपने ही सब अनुज जो है जिन परीक्षा में बैठे थे वो सामने भी हैं। कुछ वो लोग हैं जो कि इस वजह से परेशान है कि लेकिन की बात है, जो मेहनत करता है, जिसने अपनी बातों की नींदें खराब की हो, उसका एक अपना एंजाइटी, उसका एक अपना गुस्सा, और वो जो है एक लाजमी है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है बड़ी नाजुक स्थिति है। इसमें अगर हम ये मान के चले कि केवल एक पक्ष के आधार पर चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जो है वो जो जांच है, जब तक, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ के मामले में भी ना अभी तक जांच फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। और जिन 57 लोगों के ऊपर जो है, जिन 57 लोगों के ऊपर SIT ने कहा था कि ये दोषी हैं, उनको बैकडोर से एंट्री भी मिल गई है। तो भरोसा नहीं हो पा रहा है सिस्टम के ऊपर। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार के पास या भारत सरकार की भी मैं बात कहूं, ऐसा कोई डिवाइस अभी बना नहीं है कि हम कैसे सेग्रीगेट करें कि इसमें से कौन सा भी ब्लैक शिप है और कौन सा नहीं। पहली बात। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ जो भी है हमें समाधान यहीं से बैठ के निकालना है। मैं वही देख रहा था कि किसी ने कहा कि लगभग 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इसमें ब्लैक शिप होंगे। तो उसके हिसाब से तो जो आयोग के खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है 8% से ज्यादा अगर कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो वो निरस्तीकरण की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है, जबकि यहाँ 21% बन रहा है। लेकिन देखिए, मैं ना तो बेरोजगार संघ की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये कोई समाधान निश्चित रूप से नहीं है कि भाई पेपर को रद्द किया जाए, लेकिन अगर इसमें व्यापकता बढ़ेगी, ये आंकड़ा 200 से 250 जाता है तो स्थितियां बड़ी नाजुक होंगी। और ये देखने वाला विषय होगा कि आयोग इसके कितना निर्णय लेता है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के युवाओं की नजर इसके ऊपर है। और मेरे ख्याल से देखिए, किसी ना किसी पीढ़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 2016 में जब वीडियो वाला क्या बोलते रद्द हुआ था, तो उसमें भी मेहनती छात्र बैठे थे, तो क्या उस समय तो उनका भविष्य गांव पे नहीं था? ये कहीं ना कहीं पे जो है एक निश्चित रूप से एक समस्या है जिसका बैठ के समाधान निकालेंगे। सर इसका जवाब मैं सर मैं इसका थोड़ा जवाब देना चाहूंगा सर को। सबसे पहली बात तो ये है कि बार बार एक चीज कहते हैं कि कोई यंत्र नहीं बना है। चलो पहले मैं फॉरेस्ट गार्ड का जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में जो कुछ लोग पकड़े गए थे उनको बैकडोर से एंट्री दी जा रही है। तो सर आप न्यायपालिका को बैकडोर कह रहे हो, पहले तो आप मुझे बात का जवाब दीजिए। वो एंट्री न्यायपालिका दे रही है सर, आयोग नहीं दे रहा है। आप न्यायपालिका को, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आर्टिकल 142 to 147 दैट स्टेट दैट जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री इज इंडिपेंडेंट, क्या आप न्यायपालिका को बैकडोर कह रहे हैं सर? चलो कुछ भी रहा हो, SIT को दिया गया स्टेटमेंट, उसको दी गई जानकारी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, इतना शायद आपको ही पता होगा। जब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं तभी न्यायपालिका ने उनको मुक्ति दी है। पहली चीज, आप लोग बार बार कहते हैं कि कोई यंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। तो STF ने अभी आज 14वीं गिरफ्तारी हुई है, तो क्या जादू की छड़ी घुमा के पूछ लिया क्या कि उन्होंने बिना यंत्र के पकड़ लिया क्या वो 14 लोग? सर आप दूसरी चीज मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं 200 है, पहले 500 कह रहे थे, अब 200 पे आ गए हैं सर। पहले 2 महीने पहले पेपर लीक बता रहे थे, अब 2 दिन पहले बता रहे हैं न्यूज चैनल। लेट मी कंप्लीट सर। 2 महीने ये कह रहे 200 लोग हैं, कैसे कह रहे हैं सर? रिपोर्ट मिल गई क्या आपको STF की? आ गई आपके पास मेरे ख्याल में STF की रिपोर्ट। STF ने बार बार SSP साहब ने कहा है कि हमारे पास अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है हमने। और आपने कहा सर, आपने कहा 8% का मामला है, आपने कहा 8% का मामला है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेज देता हूँ सर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेजता हूँ सर। 16% पे भी 16% पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है
16% पे भी आज तक का जो ऑर्डर है ना मैक्सिमम वो 16% तक आया है सर। जो है मैं आपको 2000 सर मैं ऐसे बात नहीं करता 200-500 मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर भेजता हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर धांधली मास लेवल पर नहीं हुई है पेपर कैंसिलेशन कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कब तक कैंसिल करेंगे सर? गारंटी दीजिए ना लिखकर कि अगर अगली बार जो दोबारा पेपर होता है ना सर। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ पेपर रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता रावत सर, कभी नहीं होगा पेपर, कभी हम दोबारा दे देंगे 2 साल बाद। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी इसमें खपा देंगे हम लोग ना। हमारे माँ बाप हमें पैसे दे दे कर्ज ले लेकर पढ़ाते रहेंगे और हम तैयारी करते रहेंगे पूरी जिंदगी। हम यही करेंगे सर। आप लोग ऐसी डिबेट ना करें, आप लोग सुने पहले एक बच्चे को ध्यान से। मैं थोड़ा सा राउत साहब के पास देना चाहूंगा, वो बार बार इनका जवाब देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो नहीं होगा जैसे माना चयनित छात्रों को नियुक्ति मिल जाती है फिर से दोबारा से इसमें नॉर्मलाइजेशन करके। देखिए मैं बहुत छात्रों को मैं भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे जानता हूं जिन्होंने पैसा दिया है लेकिन चयनित नहीं हुए। सर मैं इस बात का जवाब मैं दूंगा अच्छे से ना आपको। राणा सर प्लीज, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे पहले सवाल पूरा करने दीजिए प्लीज, उसके बाद आप जवाब दे देना। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पैसा दिए चयनित नहीं हुए, वो एक सीमा पर अटके हुए, बॉर्डर पर अटके हुए। कोई 0.25 से बाहर है, कोई 1 नंबर से बाहर है, कोई 0.75 से बाहर है, कोई 0.50 से बाहर है। तो क्या वो छात्र भी घुस जाएंगे अंदर दोबारा? अगर पुनः नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर वो छात्र भी घुस गए फिर तो आपका सारा आंदोलन विफल है। आप जिनको रोकना चाहते थे वो लोग घुस जाएंगे, इसके लिए क्या कोई प्रावधान हो सकता है? रावत साहब मैं आपका लेना चाहूंगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नॉर्मलाइजेशन दोबारा नहीं होता है ना तो मैं खुद जाऊंगा कोर्ट इस मामले को लेकर दोबारा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कभी भी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो साफ कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 में पढ़ा देता हूं आपको अंडर आर्टिकल 14। सर आप फिलहाल आर्टिकल ना बताइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एसटीएफ उन छात्रों को गिरफ्तार नहीं कर रही है जो सिलेक्शन नहीं लिया जिन्होंने, और पैसे उनके जा रखे हैं, वो तो बॉर्डर पर खड़े हैं। अगर माना नॉर्मलाइजेशन के बाद पुनः रिजल्ट के बाद वो चयनित हो जाते हैं तो वो तो काली भेड़े फिर से घुस गई आपके अंदर, आपके भीतर जो आपका रिजल्ट था। बाहर से वो छात्र हो रहा है जो सिलेक्टेड है, गिरफ्तार उसको किया जाए वो नहीं सर नहीं 500 आपने आपकी बात में समझ गया राणा सर। एसटीएफ ने एक मामला में न्यूज के माध्यम से देख रहा था, न्यूज के माध्यम से एक ऐसा बंदा भी पकड़ा गया है सर जो नकल करने के बाद भी चयनित नहीं हो पाया है। तो एसटीएफ खाली उन लोगों को नहीं पकड़ रही है जो चयनित है, वो उन्हें पकड़ रही है जो चयनित नहीं हो पाए हैं। और नॉर्मलाइजेशन देखिए, आपने इस रिजल्ट को देखा होगा, 65 से 75 हो गया है आदमी, 72 से 84 हो गया है, 65 से 78 हो गया है, 60 से 78 हो गया है। तो जब इसमें एक एवरेज मानने की बात 100 बच्चे बाहर होते हैं, 100 बच्चों का एवरेज होगा 7,500 मार्क्स। जब 7,500 मार्क्स रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे तो जो एवरेज होगा, जो एवरेज तेजी से बढ़ा है वो जो है एक लिमिट में आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो 8-8, 10-10 नंबर बढ़े हैं बच्चों के वो नहीं बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, अगर मैं बात करूं तो मेरी बेसिक जो नंबर है वो 78.5 है, आंसर की में 80 नंबर थे, मेरे 4 नंबर कम हुए हैं। लेकिन जब अब इस बार दोबारा नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरे नंबर में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो 4 नंबर कम हो गया मैं 1 या 1.5 पे रुक जाऊंगा। तो यहां भी बात गुणवत्ता की ही आएगी कि अगर किसी छात्र को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है वो कम होकर लिस्ट से बाहर भी होगा और अंदर भी होंगे छात्र जो डिजर्विंग करते हैं। ठीक है, आपकी बात समझ गए। राजेश साहब आपके पास से लेना चाहूंगा, राजेश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नव क्रांति स्वरोजगार मोर्चा से आप है इसके पदाधिकारी है। देखिए कहीं ना कहीं जो पूर्व अध्यक्ष थे एस राजू साहब, जब बेरोजगार संगठन उनसे मांग कर रहा था कि भैया इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मामला बहुत पेचीदा है, हो सकता है एसटीएफ के ऊपर जो आपका यहाँ के राजनेता है उनका मनोवैज्ञानिक दबाव हो, उनका प्रेशर हो, वो पूरी जांच ना करें। जब सीबीआई जांच की बात की जाए तो राजू साहब कहते हैं ये बहुत छोटा मामला है, इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई जांच तो बड़े बड़े मामलों की होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे बड़ा मामला इस प्रदेश में और क्या हो सकता है? राजू साहब, राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। देखिए, अगर उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े संगीन मामले को एस राजू जी एक छोटा मामला बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस मामले को दबाने के पक्ष की बात कर रहे हैं। बीते 2-4 दिनों पहले हम लोग माननीय एडीजी महोदय जो एसटीएफ देख रहे हैं
उनके मुरुगेशन जी हैं, उनके संज्ञान में हमने एक बात लाई, हमने एक ज्ञापन भी दिया है। उससे पूर्व में हमने एक सीबीआई जांच के लिए भी डीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापित किया है। देखिए ये मैं तमाम जो आज पैनल पे लोग बैठे हैं, मैं इन सबको ये बताना चाह रहा हूं कि ये छोटा मामला नहीं है। और जितने चयनित विद्यार्थी जो इसमें चयनित हुए हैं, उनके प्रति मैं संवेदनाएं रखता हूं। हमें बहुत बुरा लगता है जब 8-10 साल से कोई मेहनतकश व्यक्ति मेहनत करता है और उसके बाद जब वो चयन होता है और फिर वो बाहर कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर मानसिक तौर पर कैसा दबाव होता होगा, ये हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसमें वो लोग भी हैं, चाहे वो आयोग में बैठे लोग हों, जो निष्पक्षता के साथ एक भी, जब से 2014 में आयोग बना है, तब से एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं हुए। तो सीधी बात इस ओर इंगित करना चाह रहा हूं कि इस पहलू में मैंने एडीजी महोदय से संगठन के माध्यम से एक विशेष निवेदन किया था कि कई बार वैकल्पिक रास्ते हमें चुनने पड़ते हैं जब संगीन मामले होते हैं। और देखिए, जितना आयोग और बिचौलिए लोग इसके दोषी हैं, हम उनके बिल्कुल खिलाफत में है, उतने ही हम लोग जो लोग मेहनतकश व्यक्ति हैं उनके साथ भी खड़े हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि आप लोग वैकल्पिक रास्ता तैयार कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो चयनित छात्र हैं, मेहनतकश छात्र हैं, उनको भी लाभ मिले और ऐसे जो ये दोषी हैं इनके ऊपर भी अंकुश कसा जा सके। और अगर ये आयोग के बस का या एसटीएफ के बस का मामला नहीं है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप अपने हाथ खड़ी कर दीजिए और ये आप सीबीआई को जांच हैंडल कर दीजिए। जी बहुत बात आपने राजेश साहब बोली। बॉबी साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार लौट कर कहना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मामले में कुछ जन प्रतिनिधियों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ एक लोग कह रहे हैं कोई जिला पंचायत है, कोई क्षेत्र पंचायत है, कोई बीडीसी वगैरह है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो जनप्रतिनिधियों के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं, वो इस मामले को किस और लेकर के जा रहा है? क्या उक्त जो व्यक्ति होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, क्या उसकी पार्टी ने उससे इस बात के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की होगी? क्या पार्टी की तरफ से उसके लिए कोई आपका नोटिस गया होगा कि भाई तुम्हारा नाम इस मामले में आ रहा है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बॉबी साहब? देखिए सर, जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है, यहाँ प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत वगैरह के नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान ही नहीं सकता कि अगर प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के नाम आ रहे हैं, उनपे किसी बड़े नेताओं का हाथ नहीं होगा। ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को बड़े नेताओं की राजनीतिक शय मिली हुई है। जिस प्रकार ये लगातार कई भर्तियों में ऐसे कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो आज नाम चर्चाओं में है, इन लोगों के खिलाफ जब कभी कार्रवाई नहीं की गई, जब इनके पैसे नहीं डुबाए गए, तब इनके हौसले आज बुलंद हैं। इन लोगों की कमर अगर तोड़नी है, भ्रष्टाचार की कमर अगर तोड़नी है, तो इन लोगों ने जिन्होंने 15-15 लाख दिए हैं वो भी डूबने चाहिए, और जिनसे इन्होंने जिन्होंने लिए हैं उनके भी डूबने चाहिए। तब जाके भ्रष्टाचार पर लगाम कस सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारी खामियां थी, फॉरेस्ट गार्ड में बहुत सारे सिलेक्टेड जो ऐसे थे कि गलत तरीके से सिलेक्ट हुए थे। मुझे बाद में लोग बोल रहे थे कि भाई जब हम डीबी में गए थे या जब ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना नाम तक लिखना सही से नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को किसने बचाया? ऐसे लोगों के बचाव में भी तब लोग उतरे थे कि नहीं, ये ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये होनी। देखिए, आजादी अगर दी है तो उसमें भी कई लोगों ने बलिदान दिए हैं, सीधी सी बात है। उत्तराखंड अगर बना है तो उसमें भी कई लोगों ने बलिदान दिए हैं। अभी अगर जांच हो रही है, अगर व्यापक स्तर पर अगर निकल कर आ रहा है, तो देखिए बलिदान तो कई लोगों को देना पड़ेगा, साफ और सीधी बात है। अब आप कह सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमने हमारी मेहनत को, हमने अपनी रातें खराब की है, हमें नहीं देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं, उस चीज को भी देख रहे हैं, परंतु क्या आप इस चीज को देख रहे हैं कि चलो ठीक है, आप तो अपनी नौकरी के लिए रातें खराब कर रहे हैं, हमने तो पूरा समर्पण किया था और 5-6 सालों से सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रहे थे कि भाई उत्तराखंड में कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले कि आगे जो ये दलाल है, जो माफिया है, इन पे शिकंजा कसा जाए। हम तो इसके लिए लड़ रहे थे, इस बात को कोई नहीं देखेगा। तो ये व्यापक स्तर पर अगर हुआ है, ये बात आपने भी बोला था, ये बात आपने भी बोली थी कि हाँ,
कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नंबरों से रुके हैं, पर उन्हें पेपर पढ़ा है तब जाके बॉर्डर पे हैं। अगर आप सेग्रीगेशन भी करते हो, अगर वेटिंग लिस्ट जारी करते हो, तो कैसे छटनी करोगे? वहां पर भी वो लोग आएंगे। ये बड़ा सवाल है। अगर हाँ सेग्रीगेशन किसी यंत्र के आधार पे, उस आधार पे कर सकते हैं तो करिए। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 बजे मैं लैब सो जाऊंगा। मुझे दूसरे चैनल पे डिबेट में जाना, 8 बजे से लैब सो जाऊंगा जी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, राणा सर मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम है। राणा सर आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया था शायद। राणा सर जी मनीषा, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? माइक सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि ये जो व्यापक शब्द का यूज कर रहे हैं बार बार, आपको व्यापक की डेफिनेशन पता है? वायरल शब्द या व्यापक स्तर पे जो आप बोल रहे हैं, आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ठीक है, आपने बोला, आपने न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप जो रोज शेयर करते हैं उसमें आपने 500 600 ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि इतने बच्चे हैं। मतलब एसटीएफ ने कोई आंकड़े दिए नहीं है, लेकिन आपको पहले ही बताने हैं सबको। आपको क्या सपने आते हैं सुबह सुबह ये सब की 400 निकल गए, 500 निकल गए? या फिर आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हैं? तो आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं ट्राई करते हैं ना? यहाँ अपने आप प्रेडिक्शन क्यों शो कर रहे हैं? ये एसटीएफ की जानकारी बता रहा हूँ मैम, ये एसटीएफ की जानकारी बता रहा हूँ मैं। आपको क्या पर्सनली उन्होंने कॉल करके जानकारी दी है? हमें तो अभी तक पब्लिकली उन्होंने ये एसटीएफ की जान नहीं है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। आपकी बात सुनिए पहले, आपको एसटीएफ आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये चीज हम एसटीएफ से पूछेंगे कि आपको एसटीएफ जानकारी लीक कैसे कर रही है, हम ये बात एसटीएफ से पूछेंगे। बता दीजिए, एसटीएफ ने ये कह रखा है कि भाई इतने बड़े स्तर पर हुआ कि छटनी करना बॉबी मुश्किल जी, है। एसटीएफ ने ये एसटीएफ बताया। आपको लीक कैसे कर देगी? आप बताइए ना, बोला हमें तो आप एसटीएफ से पूछ लीजिए ना कि किस आधार पे कह रहे हैं। हमने मुद्दा उठाया है, आपसे पूछे ना, आप एसटीएफ की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर की एजेंसी को चाहते हैं। बिना तथ्यों की कैसी बात कर सकते हो? बिना तथ्यों के कैसी बात कर सकते हो? मुझे भी बात कंप्लीट करनी है। मेरे सभी चलो, मुझे 8 बजे से दूसरे चैनल पे जाना है, मैं लैब सो रहा हूँ सर। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद लैब तो जाइए। अभी तो बात पूरी यहाँ पे अगर हिंदी का ज्ञान जानने के लिए बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान है उसको लेके। लेकिन जो भी चीजें आ रही हैं वो न्यूज़पेपर में ही आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल सुना रहे हैं कि भाई इतना आ रहा है, उतना आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में बातें ऐसे निकल के आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, हम भी, हमारे पास भी, जैसे मैं भी पढ़ता हूँ रोज, तो मेरे पास एक आपका दैनिक जागरण और एक अमर उजाला और हिंदुस्तान दोनों आते हैं। उस दोनों में जो है अलग अलग, उसी में ही सेम डे में अलग अलग आंकड़े दिए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो मेरा व्यक्तिगत है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इतना बड़ा संख्या कभी आया नहीं। फॉरेस्ट गार्ड में भी देखिए 57 संख्या, जो 57 की संख्या थी, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में दी थी। मैंने वो आंकड़ा भी उसके आने के लिए, ठीक है। मैं ये कहना बिल्कुल बेकार है कि आपके सपने होते हैं या क्या है। राजेश साहब, आपका बताना चाहूंगा, आप मुझे सीधा दो बात बताइए, आपको क्या लगता है ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए या छानबीन जांच करने के पश्चात चयनित छात्रों को, मेहनती छात्रों को नियुक्ति मिलनी चाहिए? राजेश साहब सीधा जवाब क्या देंगे आप? सर आवाज आ रही है क्या? मुझे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना था बॉबी भाई के जो स्टेटमेंट पे। अगर आवाज आ रही हो तो मैं बोलूं? प्लीज प्रवीण सारी कोई राजेश जी बोलिए पहले। राणा जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जांच इतनी लंबी चलती है, वो बहुत बड़ा इशू है। इसको त्वरित जांच होनी चाहिए।
और उसके जांच के आधार पे जांच एजेंसी को तय करने दीजिए कि वो क्या रिकमेंडेशन करती है इसमें। क्या जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कहते हैं बडोनी जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने जो है एक वर्ड इस्तेमाल किया कि ये सीमित नकल वाला या कुछ इस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। तो शायद उनको इंसाइट होगा कि शायद बहुत बड़ा स्तर पर ये हुआ नहीं है या जैसा भी है, तो कहीं थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए एसआईटी पे। जैसा कि गया कि भाई या तो एसआईटी पे भरोसा है तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर एसआईटी पे भरोसा नहीं है तो फिर केंद्रीय एजेंसी जांच एजेंसी में। और मैं तो ये कहता हूँ कि सीबीआई के साथ साथ हमें जो है ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जितने भी ये पदाधिकारी हैं आयोग के और जो लोग ये पकड़े जा रहे हैं उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए कि कैसे, क्योंकि देखिए आने वाले समय में ये बड़ी पैदा करेगा। आने वाले समय में ये बड़ी राणा सर मेरा भी एक कमेंट, राणा सर मेरा एक कमेंट देना चाहता हूँ। राणा सर एक कमेंट, न्यूज़पेपर की मैं बात बताता हूँ राणा सर आपको। राणा सर न्यूज़पेपर की मैं बात बता देता हूँ आपको, न्यूज़पेपर की। रद्द होनी चाहिए या छानबीन करने के पश्चात, जांच पड़ताल करने के पश्चात दोषियों को बाहर करके नए छात्रों को नियुक्ति देनी चाहिए। राजेश जी, अब इसके बारे में सीधा जवाब क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राणा जी देखिए, अगर आप उत्तराखंड बनने के बाद से जितनी जांचें हुई हैं उनका आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग ये पाएंगे मोटा मोटा कि कहीं ना कहीं जब भी किसी मंत्री की, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट कहीं भी आती है तो वैकल्पिक तौर पे वो प्रयास करते हैं कि उन लोगों को बचा के छोटे बिचौलियों को वो सामने लेकर आए। तो समस्या इस बात की है, तो क्यों नहीं, अगर आप एसटीएफ के थ्रू ही ये जांच करा रहे हैं तो फिर इस बार इस मामले को भी आप ध्यान में रखें कि जितनी प्रतिशतता आप उन छात्रों की लगा रहे हैं जिनको लीक हुआ है, उतनी ही प्रतिशतता में चयनित वो छात्र भी हैं जो अपने बलबूते कुबत से वो लोग निकले हैं। तो क्या इस समय पे वो वैकल्पिक रास्ता नहीं अपना सकते? दूसरा पहलू, अगर आप चाह रहे हैं कि ये भर्ती निरस्त हो, मैं विशेष तौर पे हम सभी से ये कहना चाहूंगा, अगर केंद्रीय संस्था, अगर सीबीआई इसमें जांच करती है और वो इस निष्कर्ष पर निकलती है कि ये बहुत बड़े तबके के साथ ये हुआ है और वो ये जांच के बाद निकाल के रिपोर्ट देती है ये निरस्त होना चाहिए, तो हो सकता है कि उत्तराखंड के वो लोग मान जाएंगे जो युवा मेहनत कश छात्र हैं। लेकिन उत्तराखंड की एजेंसी जो अपने मंत्रियों को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके माध्यम से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आप वैकल्पिक रास्ता ढूंढिए जिससे सबका समाधान निकल सके। जी क्या अंकुश सर ये जो है राजेश सर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, फिर परवीन सर का कमेंट ले लेंगे। परवीन सर का कमेंट, परवीन सर एक मिनट, परवीन सर एक मिनट। समाचार पत्र सर, आपने एक मूवी देखी होगी संजू, समाचार पत्र वो बम होते हैं जो सुबह सुबह हमारे दरवाजों के नीचे सरका दिए जाते हैं, है ना सर। फॉरेस्ट गार्ड की मैं आपको बात बताता हूं सर, एक पेपर ने छापा था, रोज छापता था वो पेपर, 400 फर्जी है इसमें, 500 फर्जी है इसमें, भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी, निकले कितने बाद में 57 सर। न्यूज़पेपर के आंकड़े रोज बदलते हैं। हाँ इतना जरूर है कि वो हमें रोज सुबह उठते ही एक मानसिक टेंशन जो हमें दे जाते हैं सुबह सुबह। सीबीआई जांच की मैं बात करूंगा, इस एसटीएफ जिस हिसाब से काम कर रही है सर, मुझे नहीं लगता कि अभी सीबीआई की जरूरत है। अगर मामला सीबीआई को जाता है ना सर, तो हमें लगता है कि मेरे जो छोटे भाई 7-8 साल बाद वाले हैं वो इस एग्जाम को देंगे, क्योंकि सीबीआई, राजू साहब के स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा सीबीआई को ये मामला देने का मतलब है 10 साल के लिए भूल ही जाओ। ये तो क्या आप 10 साल के लिए इस भर्ती को हम लोग भूल जाएं सर? आप इस चीज को बताइए सर हमें, हम लोगों की गलती कहाँ है सर? राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। राणा सर मैं आपको थोड़ा सा, आप भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर, हम आपके छात्र हैं, हम आपसे पढ़कर निकले हैं राणा सर। आज मैं आपको इंस्टीट्यूट वाले की बात बताता हूँ सर, आज लेट मी कंप्लीट, आज एक रैली हुई काशीपुर के अंदर, वो बंदा इंस्टीट्यूट चलाता है बंदा भी ना, उस बंदे के 59 नंबर हैं, नॉमिनेशन के बाद 57 नंबर हुए, रैली में क्या बोलता है मेरे 66 नंबर हैं, अभी मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा उसका। तो क्या ये 57 नंबर वाले, 50 नंबर वाले, अगर इनका ये मोटो नहीं है कि हमें दूसरा मौका मिले, तो इसके अलावा इनका, मुझे नहीं लगता कि इनका मोटो क्या है। कौन पिस रहा है सर? पिस वो रहा है जो दिन रात मेहनत करके, गरीब परिवार का बच्चा दिन रात विकट परिस्थिति में सेलेक्ट हुआ है, पिस वो रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भर्ती प्रक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, अगर सेग्रीगेशन हो सकता है तो आप करो,
लेकिन अगर बहुत ज्यादा व्यापक लेवल पर निकल कर आ जाएगा, 400-500 निकल कर आ जाएंगे, हम तो तब भी यही कहेंगे, अगर 500 भी निकल जाते हैं तो सर 900, 416 की क्या गलती है सर, हम तो तब भी ये कहेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी क्या गलती है सर, अगर 915 भी फर्जी हैं, मेरे मानवाधिकार का हनन क्यों हो, मुझे नौकरी क्यों ना मिले सर। अच्छा सर, ये अब जो है एक रिमार्क्स मेरा है, जो राजेश चौहान ने भी इन्होंने भी काफी कुछ बोल दिया है, और नरेंद्र सिंह रावत सर ने भी काफी अच्छा ज्ञान हमें दे दिया है। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, तो जो है बहुत अच्छा ज्ञान, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, और ये अपने आप को जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा स्थान इनको लगता है कि इनके पास में है। मैं डायरेक्टली कटाक्ष कर रहा हूँ इस टाइम पे। देखो, मैं एक आहत हुआ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने तैयारी की है। हो सकता है कि नरेंद्र रावत जी ने तैयारी न की हो, राजेश चौहान जी ने तैयारी न की हो। मुझे इनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं ये पहले सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर। बोला, मैंने बहुत ध्यान से सुना, अच्छा वक्त अच्छे से सुनते भी। ठीक है, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक मेहनती छात्र को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सर आप ये बताइए, क्या इन्हें अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या इन्हें हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या इन्हें एसटीएफ पे भरोसा नहीं है? एसटीएफ की जांच पे भरोसा नहीं है? ये मैंने एक छोटा सा शब्द बोला और इनके दिल पे तीर रुक गया। अब आप सोचिए कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये कह देते हैं कि सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। 2016 में भी किया है। तो सर आप बताइए, मेरी बात होगी तो आप मैंने ये बात इसीलिए कही, वो तैयारी नहीं कर रहा है, इतना कह दिया, लेकिन हम इतने पहले बात बोलो, आप इनका जवाब दीजिएगा, पहले बात करेंगे प्रवीण जी की। जी प्रवीण जी बोलिए पूरी बात। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद इनका जवाब भी सुन लेंगे। मुझे नहीं पता कि नरेंद्र सिंह रावत तैयारी कर रहे हैं या राजेश चौहान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात इस चीज की नहीं कि तैयारी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ तैयारी करने वालों का ही ये मामला है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये पूरे उत्तराखंड के समाज को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि कौन तैयारी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ प्रवीण जी, तो मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा होगा, मेरी बहन तैयारी कर रही होगी। आप हमारी तैयारी को इग्नोर कर रहे हैं ना, डायरेक्ट आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको जो है आपका 2016 में हुआ और वहां कैंसिल हो गया, तो आप लोगों को जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपनी बातें खराब की, हम सैक्रिफाइस क्यों कर ले? हमारा सैक्रिफाइस करने का तरीका क्या है आप बताओ। आपने एग्जाम दिया है, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप हमसे बात कीजिए। आपके नंबर हो जाती है, यही बात सर मैं सब क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर जब हमारे पास में जो है संवैधानिक प्रक्रिया है, हमारे पास सर हाई कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, एसटीएफ है, तो इनसे क्या इंतजार नहीं होता है? आप सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, आपके नीट के एग्जाम हुए, बहुत सारे एग्जाम हुए, वहां पे जो है जब पेपर लीक का मामला आता है तो वहां पे हाई कोर्ट भी कहता है कि जब हम जो है सैक्रिफाइस कर सकते हैं एग्जाम को मिस लेवल तक बना सकते हैं। उसके बाद आने वाले 8 एग्जाम देना चाहता हूँ कि कब ये जो समस्या आई है भविष्य में दोबारा ना हो और हम युवाओं मेरे ये आश्वासन आपने हमको पहले भी दिया था। आप ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, क्या गारंटी है? ये भरोसा आपने फॉरेस्ट गार्ड के सामने 2016 में आपने ये भरोसा दिया था, फॉरेस्ट गार्ड में आपने यही भरोसा दिया था, कनिष्ठ में आपने यही भरोसा दिया था। पेपर रद्द ही होता रहेगा क्या हमेशा सर? अंकुर जी प्लीज पहले बात सुनिए आप। देखिए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भैया ठीक है चयनित छात्रों को इसमें जो है ज्वाइनिंग दीजिए या भाई जिम्मेवारी कौन लेगा, तो कहने से मुझे लग रहा है कि क्या कह रहे भाई बॉबी पवार चिल्ला रहे हैं कि परीक्षा रद्द करो। बॉबी पवार के कहने पर एसटीएफ परीक्षा रद्द कर देगी कि आयोग परीक्षा रद्द कर देगा? भैया आयोग और सरकार भी जांच पूरी होने के बाद तो फैसला करेगा। बॉबी जितने मर्जी चिल्लाने दो, उसको क्या समस्या पड़ रही है? या कोई आदमी क्या, मैं मानता हूं आप लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर आहत हो रहे होंगे, आप मानसिक तौर पर आहत हो रहे होंगे, लेकिन आप सब जानकार और होनार छात्र है। आप जानते हैं
कि भैया बॉबी जी के कहने पर एसटीएफ 200 लोगों को 400 नहीं बताएगी, 100 लोगों को 300 नहीं बताएगी, और आयोग बॉबी जी के कहने पर परीक्षा रद्द नहीं करेगा। परीक्षा रद्द तब होनी है अगर वास्तव में न्याय संगत ऐसा लग रहा होगा आयोग को, ये सरकार को, तब परीक्षा रद्द होनी है। अब आप लोग आपस में भिड़ पड़े हैं, मैं मानता हूं आप लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल आपका हनन हो रहा मानसिकता का। मैं अगला सवाल सीधा जी राजेश सर, आप थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी, राजेश साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? राजेश साहब जी नहीं बोल रहे, मैं बोल लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि देखो क्या होता है कि हमारे दर्द को कौन समझेगा? जिसने एग्जाम दिए हैं ना सर। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है तो सिर दर्द वाला पेट दर्द की समस्या कैसे बता सकता है? तो मैं देखो, हमारी समस्याओं को समझने के लिए पहले आपको हमारी मानसिक स्थिति समझनी पड़ेगी, तैयारी कैसी की है, हर चीज समझना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जो एक ही सॉल्यूशन पे आते हैं कि सेक्रीफाइस करना है, आप बीच का रास्ता निकालिए ना। आप जो है जितनी भी रूलिंग है उनको पढ़िए। एक बात समझिए, अपने आप को मैं इतना जानता हूं कि मैं अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए मैं दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसीलिए आज यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपने यहाँ को कुछ बातें रख पा रहे हैं तो संभवतः आपने बहुत अच्छा खासा समय तैयारी के लिए दिया है। वही एंजाइटी आपके अंदर है, वही गुस्सा है जो आप आप ये नहीं व्यक्तिगत नाले प्लीज इत्मीनान से बात करें। राजेश साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? राजेश जी प्लीज करें। सर ये क्वेश्चन मेरा दीजिए सर। हाँ नौटियाल जी, एक सेकंड हुआ जी। देखिए, मैं तमाम युवा साथियों को आज ये कहना चाहूंगा, पुनः एक बार कह रहा हूं, हम जो एडीजी महोदय से मिले थे, हमने तो उस समय बिल्कुल संगठन की तरफ से ज्ञापन में कहा कि आप वैकल्पिक रास्ता निकालिए। जब ये यहाँ पर जो कमेटियां, जांच कमेटियां बड़े बड़े नेताओं को जब बचाने की बात कर सकती है, तो मेहनतकश व्यक्तियों को, उन्हें आज जो प्रक्रिया में चयनित हुए उन्हें आज ज्वाइनिंग देने में क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन अगर हमें लग रहा है कि एसटीएफ पूर्ण रूप से सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है, मेरी बात कृपया आप सभी को मैं निवेदन कर रहा हूं, उस चीज को आप, उस बिंदु को, मुख्य जो बिंदु है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जांच जब बार बार वहीं पे गोल गोल अटक के आ रही है पिछले 8-10 सालों से, तब आज हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई इसको अगर करेगी तो देखिए, निश्चित तौर पे जब सीबीआई इस चीज को करेगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी तब जाके उसमें शामिल होंगे। मैं किसी मेहनतकश युवा छात्र के खिलाफत में नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो मेहनतकश छात्र भी एक बार को तब जाके अपने दिल पे हाथ रखेगा जब जांच की प्रक्रिया वास्तविक रूप में सही हो। लेकिन हम तो प्राथमिक तौर पे कह ही रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखिए। मैं एडीजी महोदय से जब मिला, हमने कहा आप इस बात को, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें, गंभीरता को समझते हुए कि जो लोग 8-10 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं, आज उनको अपनी मेहनत से उन्होंने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेकर चयन हुए हैं, आज आप उनके जो भविष्य है उनके ऊपर एक सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? उनके भविष्य को आप संकट में क्यों डाल रहे हैं? तो या तो आप पूर्ण रूप से जांच प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ, बड़े बड़े मगरमच्छों को आप लेके आइए, और अगर आप उनको बचा रहे हैं तो फिर ये उत्तराखंड राज्य की सरकार भी इस बात को समझे, आयोग भी इस बात को समझे कि जब आप बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की इतनी कवायद करते हैं, तो जो आज मेहनतकश छात्र हैं उनके लिए वैकल्पिक रास्ता आज क्यों नहीं तय कर रहे हैं? जी अजय नौटियाल साहब, अजय नौटियाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अभी देखिए सर, इसके बाद 8 एग्जाम होने वाले हैं लगभग। अभी न्यूज़पेपर में आया था कि वो रुक गए और पीछे चले गए। सर, एक हम एज्यूम करते हैं कि अगर 8 एग्जामों में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो क्या ये 8 एग्जाम भी निरस्त की ओर जाएंगे? क्या इनको भी रद्द करना पड़ेगा? और अगर उनको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि 2016 में सर जब वीडियो का एग्जाम हुआ था, मैंने वो एग्जाम दिया था। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि आगे भी ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि राणा सर ऐसा होता ही आया है, ऐसा ही होता आया है। मैं आपको बीच में थोड़ा सा, मेरी बात, पहले मुझे मेरी बात
करता है कि पहले जांच होने दो, बात हो जाएगा। आप उसी पर थोपते हैं कि आप जिम्मेवारी लो कि आगे ऐसा नहीं होगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? उस व्यक्ति की नहीं है जो इस बात को उठा रहा है। सर आप जानते हैं ये आयोग की है, सरकार इसका एक मैकेनिज्म है, इसका एक मैकेनिज्म है। हम निकले हुए लोग पहली लोग हैं। इसी बात पे जवाब देना चाहता हूँ सर मुझे एक बार जवाब करने दीजिए कि जो सर मेरी बात करने दीजिए पहले। देखिए सर, प्रवीण सर थोड़ा सा आगे सर जी। सर देखिए, हम लोग हैं सिर्फ 800 से 900 लोग, हम लोग हैं सिर्फ 800 से 900 लोग, ठीक है सर। और जो नहीं निकले हैं सर, उसमें 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग हैं सर। अब होता है क्या है सर, पॉलिटिकल चीजों में क्या होता है कि आदमी भावनाओं को मार के बनता है, और वहां पे देखा जाता है कि मेरा वोट बैंक जहाँ ज्यादा का है और ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं। अब सर 900 की आवाज कितनी होगी उनमें, जहाँ 2.5 लाख लोग बोल रहे हैं कि निरस्त कर दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ेगा उस चीज का। अब वहां पे ये न्याय नहीं देखा जाएगा कि न्याय क्या होगा, यहाँ वहां पे ये देखा जाएगा कि वोट बैंक कहाँ है हमारा। तो चंद लोगों के जो हम लोग के जो चंद लोग हैं मेहनत करके निकले हैं, उनका हित मारने में फिर उस टाइम पे कोई भी सर पीछे नहीं रहेगा, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एसटीएफ को करने दीजिए, ये मत कहिए कि रद्द कीजिए रद्द कीजिए। एसटीएफ को एक बार अपनी जांच तो बढ़ाने दीजिए सर। 2016 का जब वीडियो का पेपर हुआ था सर, 90 नंबर लेके मैं आया था, 92 से नीचे कहीं मेरिट नहीं गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ सर, वो रद्द हुआ। अगर रद्द करना सोल्यूशन है सर, तो ये बताइए कि उस टाइम का सोल्यूशन ये आज काम क्यों नहीं आया, आज ये रद्द करने की नौबत फिर से क्यों आने लग गई। इसका मतलब तो ये होता है सर कि सीधे सीधी बात है कि रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी एक दवाई अगर काम नहीं आ रही है तो डॉक्टर दूसरी दवाई देगा ना सर, फिर वही दवाई क्यों देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बचता ही नहीं ना सर रद्द करने का। लोग चिल्लाने लगे कि रद्द कीजिए रद्द कीजिए रद्द कीजिए, एक बार सोल्यूशन तो निकलने दीजिए उस चीज का, बीच का रास्ता तो निकलने दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट बोलती है इस चीज को कि एक उस वर्ग का हित नहीं मरना चाहिए जहाँ पे लोग मेहनत करके आ रहे हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है सर कि सारे लोग 900 लोगों के पीछे पड़ गए कि ये सारे एक तरफ से क्या है, बेईमान है। चलो 500 लोग ये बोल रहे कि 500 लोग बेईमान है और ये ईमानदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर ईमानदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बताइए कि जो 416 ईमानदार हैं वो क्या, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। और अगर हम नहीं बोलेंगे, हमें बोल रहे हैं कि आप प्रेशर बना रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, सर हम ज्वाइनिंग की प्रेशर नहीं बना रहे, हम शुरू से जांच के फेवर में है कि पहले दिन से बोल रहे जांच कीजिए, लेकिन ये मत बोलिए रद्द कीजिए, सेग्रीगेशन कीजिए। एक आदमी भी ईमानदार बचता है तो उसको ज्वाइनिंग दीजिए, ये जस्टिस कहलाएगा सर। और सब लोगों को अगर आप उसी तरह में छोड़ते हो तो सर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं उस चीज को दोबारा झेल रहा हूँ। 2016 के बाद से अब मेरा भी दोबारा नंबर आया और मैं उसी कंडीशन में दोबारा आ चुका हूँ। तो सर इसका जवाब कौन देगा। ठीक है, रद्द करने के बाद हमारा टाइम वापस कौन देगा हमको, हमारा टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है सर। कौन कहता है कि लंबे टाइम तक चलेगा, 2 साल बाद अगर इसकी मेरिट आएगी तो हमारा ये 4 साल का टाइम कौन देगा, 2 साल पहले का 2 साल बाद का। ये टाइम का सर कोई ना कोई तो जवाब देगा ना इस चीज का। रद्द करना बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारा जो रातें काली हुई है उसका जवाब कौन देगा। हमारा जो तैयारी में पैसा गया उसका जवाब कौन देगा। हमारी जो रेस्पेक्ट जा रही है उसका जवाब कौन देगा। ये हमसे सवाल करते हैं सर कि आप मेहनत करने वाले हो तो दोबारा निकल जाओगे। सर कौन गारंटी देता है। IAS इंस्टीट्यूट चलाते विकास दिव्या, पहली बार में IAS निकाला, दूसरी बार में प्री तक नहीं निकाल पाए। तो सर क्या दूसरी बार वो निकले नहीं, इसका मतलब वो पहली में फर्जी थे। सर क्वेश्चन बेबुनियाद है सर। एक बार इन चीजों को ऊपर सोचना पड़ेगा सर कि जो मेहनत करके निकले हैं, अगर बोल रहे हैं 500 फ्रॉड है और 400 मेहनत करके निकले, तो सर ये भी सोचना पड़ेगा कि उन 400 ने किस हद पे पढ़ाई की होगी, उन 400 ने किस लेवल पे जाके पढ़ाई की होगी, तब ने जाके वो 400 निकले। और अगर वो सरकार में जाके काम करना शुरू कर दे तो वो 400 कितना बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि वो ईमानदारी से निकले सर। और वो उस चीज को समझते हैं कि बेईमान आदमी क्या करेगा और ईमानदारी से आदमी क्या कर सकता है। तो इन चीजों को कोई नहीं समझ रहा सर। पहले दिन बोल रहे थे कि जांच कीजिए, हम आपके साथ है, ज्वाइनिंग दीजिए। इस बीच में ऐसा क्या हो गया सर कि जो ये अपने पर्सनल ईगो की लड़ाई लड़ने लग गए, इनके ईगो पे बात आ गई सर। और इन्होंने हमसे कहा कि तुम बेरोजगार के अध्यक्ष कैसे बन गए। चलो किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम बेरोजगार के अध्यक्ष कैसे, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कैसे बन गए, तो इसका मतलब आप पर्सनल ले लोगे। पर्सनल लेना तो गलत बात है सर। इस चीज को सोल्यूशन कीजिए ना, पहली बात पे अड़े रहिए। पहली बार में इन्होंने ये कहा कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई, जांच करने दीजिए, जो ईमानदार है उसको ज्वाइनिंग। चलिए अजय नौटियाल साहब, अभी भी वही कह रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पे हुआ, लेकिन अब रद्द कीजिए। सर बड़ा स्तर पहला भी बोल रहे थे, बड़ा स्तर अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन आज की वार्ता को समाप्त करते हुए अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हूं। और मैं जाते जाते सबसे अंत में रावत जी के पास ही आऊंगा, क्योंकि आप एक अध्यापक है। मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा, सभी लोगों की इस पे राय हो कि ये जो घोटाला हुआ है आगामी भर्ती परीक्षाओं में आप इसका क्या प्रभाव देखते हैं। रावत साहब अंतिम स्टेज पे सभी लोग कंक्लूड करेंगे अपनी बात। रावत साहब देखिए, ये वाकई में जितनी शर्मनाक ये बात हुई है,
हमारा जो युवा है एक तो मोरल बहुत डाउन होगा डेफिनेटली। कैसे वो ऊर्जा दोबारा लेके आएगा अपने आप को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जो मेरे ये छोटे भाई बंद यहाँ पे हैं जो कि जूझ रहे हैं, और ये इससे मैं जानता हूँ कि उससे बाहर निकल के आना इस भंवर से कितना कठिन काम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कतें हैं, अगर इतने क्वेश्चन हमने संतोष बडोनी से पूछे होते, उन लोगों से उनका इस्तीफा मांगा होता कि भाई तुम इसके काबिल, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ तब से ही ये चीजें जितनी ज्यादा बढ़ने लगी है। एक बात, दूसरा ये है कि हर बार उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ऐसा क्या इनाम, ऐसा कौन सा बड़ा काम इन्होंने कर दिया जो इनको इनाम के रूप में जो है हर बार उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है वहां पे। अगर वो काबिल नहीं है तो कुछ काबिल लोगों को बुलाइए ना, काबिल लोगों की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, वहां बिठाइए उनको ताकि पारदर्शिता के साथ पेपर हो। और देखिए सीधी सी बात है, नियत और नीति में ही दिक्कत है। और ये जो आप कह रहे हैं कि देखिए अभी ये पेपर जो पीछे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जी रावत साहब हम अंतिम तौर पर है। मैं मनीषा से भी जानना चाहूंगा आगामी परीक्षाओं पर इस भर्ती घोटाले का क्या फर्क पड़ने वाला। मनीषा जी, अंतिम स्टेज पे चल रहे हैं सब लोग। सर असर तो हम पे पड़ ही रहा है ना, हम पे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली हर जगह से असर पड़ रहा है। ऑलरेडी हम इतना कुछ झेल रहे हैं, आगे भी झेल रहे हैं। और री एग्जाम तो कभी सॉल्यूशन था ही नहीं। री एग्जाम इसी बेसिस पे आगे इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। कल अगर 1000 लोगों में अगर एक धांधली वाला भी पकड़ा जाएगा तो ये तो फिर से री एग्जाम वाली स्कीम यूज कर लेंगे ना। मिसयूज भी तो देखिए आप उसका आगे। चलिए प्रवीण साहब अंतिम सवाल आपसे। माना अगर इस भर्ती घोटाले में कोई 400-500 लोग पकड़े जाएं, मेरी ऐसी आशंका, मैं नहीं कह रहा इतने लोग होंगे, अब इससे तो आंकड़ा 200 का है, मैं ऐसा कह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं, अगर इतने लोग पकड़े जाएं उसके बाद अगर परीक्षा रद्द करने की बात आती है तो क्या आप भी उसका समर्थन करेंगे प्रवीण जी? सर मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं आपको कि अगर 400-500 लोग पकड़े जाते हैं तो आप देखो, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, तो हमें आपको बता देना चाहते हैं कि हमें अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें एसटीएफ की रिपोर्ट पे विश्वास है। जो सामने आएगा, जो न्यायपालिका कहेगा उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हमारा हर बार यही निवेदन रहता है कि आप एसटीएफ की रिपोर्ट आने दीजिए, न्यायपालिका क्या कहती है, पहले की जजमेंट देखिए, वो जो होगा उसके हिसाब से हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारे दबाव से कुछ नहीं होता है। जो फैसले न्यायपालिका लेगी, जो फैसले एसटीएफ जो है अपनी रिपोर्ट देगी, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए ना। बिल्कुल। राणा सर मैं 2-3 चीजें रखना चाहूंगा, थोड़ा समय लूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। आपने कहा क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि वीडियो वाले 407 लोग क्लर्क में हम लोग सेलेक्ट हैं, 407 परिवार तो वो खराब हो जाएंगे। फिर स्टेनो में सेलेक्ट हैं, फॉरेस्टर में सेलेक्ट हैं, सचिवालय सुरक्षा गार्ड में सेलेक्ट है। 1000 पद चयनित अभ्यर्थी जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वो 1000 घरों में आपने आग लगा दी। आप समझिए, अगर आप इसमें रद्द करने की तरफ जाते हैं। रद्द कभी कोई सोल्यूशन था नहीं सर। अगर रद्द सोल्यूशन था, 2016 वीडियो रद्द हुआ था, क्या सोल्यूशन हुआ सर? फॉरेस्ट गार्ड में ये लोग रद्द करते हुए कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा रद्द सोल्यूशन नहीं है, ज्वाइनिंग दो बाहर करके। फॉरेस्टर में ये लोग कोर्ट में गए, वहां कोर्ट ने कहा कि रद्द नहीं है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि सरकार और प्रेशर बनाकर, माहौल बनाकर, छवि खराब करके पेपर को रद्द कराए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर ये लोग विधायकों से मिल रहे हैं कि जी रद्द करो, आज भी घटना है सर, 50-55 नंबर वाले ये चाहते हैं कि दूसरा मौका मिले। आज ही घटना है सर, 12-12:30 बजे की। विधायक को ज्ञापन दे रहे हैं, कोचिंग वाले हैं सर, रद्द करो। आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जांच पूरी होने का, उसके बाद जैसा निर्णय सरकार करेगी वो सबके आपका शिरोधार्य है। इंतजार करना पड़ेगा, और जो है बेरोजगार संघ को इंतजार करना पड़ेगा, सभी को इंतजार करना पड़ेगा। आप इंतजार कीजिए। आप जो है आप एसटीएफ की रिपोर्ट से पहले व्यापक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप एसटीएफ को नहीं मानते हैं, एसटीएफ की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में मैंने ये भी सुना कि न्यायालय भी जो है मिला हुआ है। इनके स्टेटमेंट पहले के हैं। अरे इनके खिलाफ जो जजमेंट आता है, ये तो जजों को बोलने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। भाई आपको उनपे भी शक हो रहा है क्या? न्याय प्रक्रिया पे शक होता है, एसटीएफ पे शक होता है। भाई अगर आप नहीं मानते हैं, आप यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं। अंतिम सवाल जी देखिए राणा जी, हम तो अभी भी एसटीएफ के जो एडीजी महोदय है, जो हमने प्राथमिक रूप से उनसे निवेदन किया कि दोनों पहलू बहुत गंभीर हैं,
चाहे तो वो मेहनतकश व्यक्ति जो चयन हुए हैं, और या चाहे वो लोग जो इसमें बिचौलिए हैं या फिर विभागीय लोग सम्मिलित हैं, दोनों बहुत संगीन मामला, दोनों ही संगीन पहलू हैं। आप अधिक से अधिक जितने भी इसमें आरोपी हैं आप उनको पकड़िए, साथ में दूसरे पहलू मेहनतकश बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा वैकल्पिक निर्णय निकालिए जिससे दोनों पक्षों को एक सहूलियतता मिले और राज्य के अंदर जो इतने वर्षों से इस तरह की धांधलियां हो रही है उस पर अंकुश लगे और आने वाले सालों साल मेहनतकश बच्चों को राहत की चेन मिले और वो लोग आने वाले परीक्षाओं में अपनी मेहनत के बलबूते एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। बिल्कुल सर, आप जो है रावत जी की चौहान जी की बात से सहमत होते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा। अंतिम सवाल रावत साहब आपके पास करना चाहूंगा, यहीं पर इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। कोचिंग संचालकों को बाजार में आजकल माफिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कोचिंग संचालकों की, क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त थे, तो आप कोचिंग संचालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई आपके नाम पर क्या शब्द जुड़ा है? रावत साहब देखिए, मैंने शुरू से ही ये कहा कि एफटीएफ को सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी जांच करनी चाहिए और मेरे से शुरुआत करिए। आप मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करिए, मेरे अकाउंट चेक करिए, मेरा रिकॉर्ड चेक करिए, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद शुरुआत ही जब होगी तो अपने आप कुछ चीजें निकल के आएंगी। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फॉरेस्ट गार्ड में उत्तराखंड की सरकार ने गलती की। वो जो कोचिंग संचालक जो पकड़ा गया था उसको बैन करना चाहिए था, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहिए था। और मैं अभी भी कहता हूँ, जो भी पकड़ा जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उसके कोचिंग को बंद कर देना चाहिए। उसके बकायदा लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ये ऐसे गलत कामों में संलिप्त रहता है। ठीक है, तो इससे बड़ी बात, और मैं तो ये कहता हूँ सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर्स हैं वो भी आगे आए, जो हमारे युवा साथी जो अभी परेशान हैं या उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उनसे बातचीत करें और उनकी बात को भी समझते हुए जो है अपने यहाँ पे जितना हो सके उनसे जो है एक संवाद की स्थिति स्थापित करें और बताएं उनको कि भाई ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, बहुत इजी है टारगेट बनना कि भैया लिखा, राजू साहब ने कहा भी कि मेरे ऊपर बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट का दबाव है। भाई साहब, मैंने तो इतनी चिट्ठियां लिखी उनको कि जी इसका ये जो प्रश्न इसमें आए हैं 4-5 प्रश्न गलत हैं, इसका कुछ हमें आप अपने जो क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलवा दीजिए, उनसे बात करा दीजिए। मेरे एक चिट्ठी का उन्होंने जवाब नहीं दिया और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भैया उन्होंने ये कहते हैं कि ये एक छुट्टी वाला है, इन्हें काम दाम है नहीं। तो देखिए, चलिए रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड समाचार से जुड़ने के लिए, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और निश्चित तौर पर जब तक जांच पूरी नहीं होती तो आपको इंतजार करना होगा, उसके पश्चात जैसा फैसला होगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी।